एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कौशल्या और अपनी पुत्री गौरी के साथ रहता था। रामलाल का एक आम का बागीचा था। रामलाल का परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। दोपहर का समय था। गौरी अपने पिता के बागीचे की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे जमींदार मिल गया। अरे ओ गौरी, इस भरी दोपहर में कहाँ चली जा रही हो? पिताजी को भोजन देने के लिए जा रही हूँ। जमींदार चुपचाप अपनी हवेली चला गया और चिंतित अवस्था में बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर रामू वहाँ आ गया। जमींदार, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? चिंता में न डूबूं तो और क्या करूं? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बरसों से मेरा सपना है कि मैं रामलाल का आम का बगीचा खरीद लूं। लेकिन जब भी मैं उससे बगीचा बेचने की बात करता हूँ, वो मना कर देता है। ऐसी कीमत लगाइए जिसे सुनकर रामलाल मना ना कर सके। तुम सही कह रहे हो। इधर दूसरी ओर रामलाल अपने बागीचे में बैठा था कि तभी उसकी पुत्री गौरी वहाँ पहुँच गई। पिताजी, माँ ने आपके लिए खाना भेजा है और कहा है कि शाम को जल्दी घर आ जाना। अरे ओ गौरी, अपनी माँ से कहना कि आज शाम को भी मुझे आने में देर हो जाएगी। आम की फसल पकने के लिए तैयार है। थोड़ी सी भी लापरवाही से फसल खराब हो सकती है और फिर कुछ समय बाद तेरा विवाह भी होने वाला है। अगर आम की फसल खराब हो गई तो तेरा विवाह कैसे होगा? मैं तेरे दहेज का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? ये सुनकर गौरी शर्माती हुई चुपचाप अपने घर वापस चली गई। शाम के समय जमींदार अपनी नौकर रामू के साथ वहां पहुंच गया। रामलाल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ जमींदार, बोलो क्या बात है? देखो रामलाल, शुरू से ही मुझे तुम्हारा ये आम का बगीचा बहुत पसंद रहा है और मैं हमेशा इसे खरीदना चाहता रहा हूँ, लेकिन तुमने हमेशा इसे बेचने से मना कर दिया। अब जमींदार, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये बगीचा मेरे पूर्वजों की निशानी है। मैं इसे नहीं बेच सकता। इस बार मैं कोई साधारण कीमत नहीं लगा रहा हूँ। तुम इस बगीचे की जितनी कीमत लगाओगे, मैं उसकी 3 गुना अधिक कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ये बगीचा मेरे लिए अनमोल है। विश्वास करो, अगर तुम मुझे इसकी 10 गुना अधिक कीमत भी दोगे, तब भी मैं इसे नहीं बेचूंगा। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। बस बहुत हो गया रामलाल, अगर ये बगीचा तुमने मुझे नहीं बेचा तो याद रखना, मैं तुम्हारे इस आम के बगीचे को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर रामलाल भी क्रोधित हो गया। याद रखना जमींदार, मैं गांव का कोई मजबूर किसान नहीं हूँ जो तुम्हारे कर्ज के बोझ के नीचे दबा हो। अगर तुमने मेरे बगीचे पर बुरी नजर भी डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार रामू के साथ वहां से चला गया। रामलाल अपने घर पहुंच गया। क्या हुआ जी, आपके चेहरे पर इतना क्रोध क्यों है? रामलाल ने सारी घटना कौशल्या को बता दी। आज तो जमींदार मुझे धमकी देने पर उतर आया। गुस्सा छोड़ दीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। इधर दूसरी ओर जमींदार अपनी हवेली में जाकर बैठ गया। रामलाल ने तो तुम्हें अपमानित कर दिया जमींदार। रामलाल सोच रहा है कि मैं अपने कुछ दबंग आदमियों को लेकर उसके बगीचे को बर्बाद कर दूंगा और गांव वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं उसका बगीचा भी बर्बाद कर दूंगा और रामलाल कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वो कैसे? देखते जाओ, कुछ समय बाद तुम्हें खुद पता लग जाएगा। इधर दूसरी ओर राज्य का राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। गर्मी का मौसम आ गया है और तुम तो जानते हो मंत्री कि गर्मी में मुझे आम कितने पसंद हैं। हाँ महाराज, मैं जानता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैंने अपने मित्र
सत्यदेव को यहाँ बुलाया है। कुछ ही देर बाद मुखिया सत्यदेव वहां पहुंच गया। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे सत्यदेव। हमारे आम महल तक कब आएंगे? महाराज, कल ही मैं आपके लिए कुछ अच्छे आम लेकर आऊंगा। अगर आपको वो आम पसंद आ गए तो फिर मैं आम की बैलगाड़ियां महल में भिजवा दूंगा। सत्यदेव उसी गांव का मुखिया था जिसमें रामलाल रहता था। रामलाल अपने बागीचे में पानी डाल ही रहा था कि तभी सत्यमेव वहां पहुंच गया। रामलाल, तुम हमेशा से कहते थे ना कि तुम्हारे बगीचे के आम राजमहल तक पहुंचें। हाँ मुखिया जी, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बगीचे के आम महाराज खाकर आनंद उठाएं और मुझे मेरे आम की अच्छी कीमत मिले। और आप तो जानते हैं कि कुछ दिनों बाद मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है। अगर आम सही कीमत पर बिक गए तो मैं अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से कर सकूंगा। तो फिर ठीक है, मुझे कुछ आम दे दो। पहले महाराज उन आमों को चखेंगे और उनकी जांच करेंगे। अगर उन्हें और उनके परिवार को आम पसंद आ गए तो फिर सारे बगीचे के आम राजमहल पहुंचा दिए जाएंगे। महाराज इन आमों की अच्छी फसल देंगे। कुछ ही देर बाद रामलाल ने अपने बागीचे के बहुत सारे आम मुखिया को दे दिए। इधर गौरी अपने घर पर बैठी हुई थी कि तभी उसकी सहेली राधा वहां पहुंच गई। क्या तुम मेरे साथ जंगल में फूल तोड़ने चलोगी? माँ, क्या मैं राधा के साथ जंगल में फूल तोड़ने के लिए चली जाऊं? हाँ बेटी, चली जाओ, लेकिन जंगल की गहराई में मत जाना। कुछ ही देर बाद गौरी राधा के साथ जंगल की ओर चली गई। जंगल में पहुंचकर गौरी और राधा फूल तोड़ने लगी। कुछ देर बाद गौरी को प्यास लगने लगी। राधा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। तालाब यहाँ से बहुत दूर है गौरी, फूल बाद में तोड़ लेंगे, पहले तालाब के पास चलते हैं। नहीं राधा, ऐसी तो बहुत देर हो जाएगी। तू एक काम कर, तू फूल तोड़, मैं पानी पीकर आती हूँ। ठीक है। गौरी वहाँ से आगे बढ़ गई। काफी देर पैदल चलने के बाद गौरी को एक तालाब दिखाई दिया। तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की कर्राने की आवाज सुनाई दी। गौरी जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि एक साधु जमीन पर लेटा हुआ कर्रा रहा था। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। गौरी ने तुरंत एक मटकी में पानी भरा और साधु के पास पहुंच गई। साधु महाराज, लीजिए, पानी पी लीजिए। अचानक से मेरे कमर में मोच आ गई। मैं 3 दिन से यहाँ पड़ा करहा रहा हूँ। क्या तुम मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ सकती हो? मेरी कुटिया यहाँ से 2 कोस दूर है। साधु महाराज, मेरी सहेली मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी कुटिया तक चलकर जा सकेंगी। लेकिन वो कैसे? मैं जंगल की कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जानती हूँ जिन्हें मोच वाली जगह पर लगाने से मोच कुछ ही समय में ठीक हो जाती है। इतना कहकर गौरी आगे बढ़ गई और झाड़ियों में कुछ पौधों को खोजने लगी। कुछ ही देर बाद एक पौधा देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। गौरी ने उस पौधे को उखाड़ लिया और अपने हाथों से पीस लिया। फिर वह साधु के पास पहुँची। साधु महाराज, कहाँ दर्द हो रहा है? साधु ने अपनी पीठ की ओर इशारा किया। गौरी ने जैसे ही साधु की पीठ पर जड़ी बूटी का लेप लगाया, साधु का दर्द तुरंत समाप्त हो गया। साधु उठकर खड़ा हो गया। मेरा दर्द ठीक हो गया। तुमने मेरी सहायता की है पुत्री। बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से एक आम की गुठली निकाली और गौरी को दे दी। ये तो आम की गुठली है, आप नहीं जानती, हमारा तो अपना बड़ा आम का बगीचा है, बहुत बड़ा। हमारे घर पर तो सैकड़ों आम की गुठलियाँ पड़ी रहती हैं। ये सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। ये गुठली साधारण नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक आम का बगीचा है, लेकिन विश्वास करो,
ये गुठली उस समय काम आएगी जब तुम्हारे आम के बगीचे में एक भी आम दिखाई नहीं देगा। ये सुनकर गौरी चौंक गई। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे आम के बागीचे में एक भी आम नहीं हुआ हो। लेकिन अब होगा। कुछ समय बाद तुम्हें मेरे शब्दों का अर्थ समझ में आ जाएगा। जब ऐसा समय आए तब इस गुठली को अपने बगीचे के किसी एक स्थान पर गाड़ देना। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। कुछ देर बाद गौरी अपनी सहेली राधा के पास पहुंची। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। गौरी ने सारी घटना राधा को बता दी। कमाल की बात है, वह साधु तो गुठली के बारे में ऐसे बता रहा था जैसे वह बहुत बड़ा चमत्कारी हो, लेकिन अपनी मोच तक ठीक नहीं कर पाया। कुछ देर बाद गौरी अपनी सहेली राधा के साथ अपने घर लौट आई। इधर दूसरी ओर अगले दिन मुखिया सत्यदेव सीधे राजमहल पहुंच गया। सत्यदेव ने राजा विक्रम के सामने आम रख दिए। महाराज, जरा चक्कर बताइए, ये आम कैसे हैं? राजा विक्रम ने जैसे ही एक आम खाया, अगले ही क्षण वह क्रोधित हो गया। इतने खट्टे और बेकार आम मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए। जिसका भी ये बगीचा होगा वो लोगों को मूर्ख बना रहा होगा। बताओ, ये आम किसके बगीचे से लाए गए हैं? महाराज, इस बार मैं ये आम हमारे ही गांव के रामलाल के बगीचे से लेकर आया हूँ। मंत्री, जाओ और उसके आम के बगीचे को नष्ट कर दो। जैसा आपका आदेश महाराज। कुछ ही देर बाद मंत्री सैनिकों के साथ रामलाल के बागीचे में पहुंच गया। सैनिकों, इस बगीचे को बर्बाद कर दो। इसका ऐसा हाल कर दो कि वर्षों तक यहाँ आम ना उगे। सैनिकों ने तुरंत आम के बागीचे को नष्ट करना शुरू कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे आम के बगीचे के आम महाराज को पसंद नहीं आए। महाराज के आदेश से ही ये बगीचा नष्ट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बगीचे के आम कभी खट्टे नहीं हो सकते। तुम्हारे गांव के मुखिया सत्यदेव ने ही तुम्हारे बगीचे के आम महाराज को खिलाए थे। वो आम तो मैंने ही दिए थे और मैंने मीठे आम चुनकर दिए थे। भला मैं महाराज को खट्टे आम क्यों खिलाऊंगा? देखो, मेरे आम के बगीचे को बर्बाद मत करो। कुछ समय बाद मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मंत्री और सैनिकों ने रामलाल की एक नहीं सुनी। उन्होंने पूरी बागीचे को नष्ट कर दिया और वहाँ से चले गए। रामलाल वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। दूर खड़ा हुआ रामू ये सब देख रहा था। रामू दौड़ता हुआ जमींदार के पास पहुँच गया। जमींदार, रामलाल का बगीचा तो महाराज के सैनिकों ने नष्ट कर दिया। ये सुनकर जमींदार मुस्कुराया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं रामलाल का बगीचा भी नष्ट कर दूंगा और रामलाल कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने ऐसा कैसे किया? मैंने नहीं, गांव के मुखिया सत्यदेव ने। इतने में मुखिया सत्यदेव वहाँ पहुँच गया। सत्यदेव, तुम बहुत ही चतुर आदमी हो। कितनी चालाकी से तुमने रामलाल के मीठे आम रास्ते में फेंक दिए और उनकी जगह खट्टे आम महाराज को खिला दिए। महाराज क्रोधित हो गए और रामलाल को ही दोषी समझ बैठे। जमींदार, ये सब मैंने मुफ्त में नहीं किया। जमींदार ने धन की पोटली उसकी ओर बढ़ाई। ये रहा तुम्हारा इनाम। चलो, अब ये खुशखबरी रामलाल को भी सुना देते हैं। कुछ देर बाद जमींदार, मुखिया सत्यदेव और रामू तीनों रामलाल के बागीचे में पहुंच गए। जमींदार ने अपनी पूरी योजना रामलाल को बता दी। अब बताओ रामलाल, कैसी रही मेरी योजना? मुखिया जी, मैंने आप पर विश्वास किया था। आपको ऐसा करके क्या मिला? मुखिया सत्यदेव ने धन की पोटली रामलाल को दिखा दी। ये धन, और तुम तो जानते हो धन ही मेरे लिए सब कुछ है। तीनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। रामलाल आंखों में आंसू लिए अपने घर वापस लौट आया।
घर पहुंचकर रामलाल ने सारी घटना अपनी पत्नी कौशल्या को बता दी। अब क्या होगा? आम की फसल तो बर्बाद हो गई। अब हमारी पुत्री की शादी कैसे होगी? पता नहीं। समय यूं ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद गौरी का विवाह भी टूट गया। रामलाल ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। एक दिन कौशल्या रामलाल के पास आई। आखिर कब तक आप अपने आप को घर में बंद रखेंगे? अब मेरा बाहर निकलने का मन नहीं करता। मेरा बगीचा बर्बाद हो चुका है। मेरी पुत्री का विवाह टूट गया है। ये सुनकर रामलाल की पत्नी कौशल्या रोने लगी। घर पर अनाज खत्म होने की कगार पर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। अब दोबारा प्रयास क्यों नहीं करते? कहां से करूं? तुम तो जानती हो कि काफी समय से मैं अपने बगीचे में नहीं गया। अगली फसल उगाने में कम से कम 1 वर्ष का समय लग जाएगा। गौरी ये सब दृश्य काफी देर से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गई। अचानक उसे साधु की दी हुई गुठली याद आ गई। गौरी तुरंत अपने कमरे में गई और वह गुठली निकाल लाई। साधु महाराज की शब्द सही थी। मेरे आम के बागीचे में एक भी आम नहीं बचा। इतना कहकर गौरी सीधी बागीचे में पहुंच गई। गौरी ने गुठली को जमीन में गाड़ दिया। अगले ही क्षण रंग बिरंगी किरणों के साथ बागीचे में तेजी से आम के पेड़ फलने लगे। कुछ ही देर में पूरा बागीचा ताजे आमों से भर गया। ये देखकर गौरी आश्चर्य में पड़ गई और तुरंत अपने पिता के पास दौड़ कर गई। पिताजी, जल्दी बागीचे में चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रामलाल गौरी के साथ बागीचे में पहुँचा। अपने बागीचे में ताजे आम देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या? मेरे बगीचे में इतनी जल्दी आम कैसे लग सकते हैं? गौरी ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना रामलाल को बता दी। शायद साधु महाराज को पहले ही पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ये सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। तूने हमारे परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। इधर दूसरी ओर राजा विक्रम का इकलौता पुत्र राजकुमार अर्जुन बीमार अवस्था में बैठा हुआ था। राजवैद्य उसके पास बैठे हुए थे। वैद्य जी, मेरा पुत्र कब स्वस्थ होगा? महाराज, आपके पुत्र के शरीर में बीमारी घर कर चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर राजवैद्य वहाँ से चला गया। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद राजकुमार अर्जुन उठ खड़ा हुआ। पिताजी, मैं आपका इशारा समझ गया हूँ। मतलब ये कि मैं अब ज्यादा समय तक इस संसार में नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गई। ऐसा मत कहो बेटा, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर राजकुमार अर्जुन महल से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद इत्तेफाक से राजकुमार अर्जुन रामलाल के बागीचे के पास पहुंच गया। वह बीमार अवस्था में घोड़े से उतरा। मुझे यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है। क्या तुम मुझे ये आम खिला सकते हो? मैं इसकी कीमत दे दूंगा। कीमत देने की कोई जरूरत नहीं है राजकुमार। मैं ये आम आपको ऐसे ही दे देता हूँ। इतना कहकर रामलाल ने आम राजकुमार को दे दिया। जैसे ही राजकुमार अर्जुन ने आम खाया, उसके शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और उसका चेहरा स्वस्थ हो गया। ये क्या? कुछ समय पहले तो आप बीमार लग रहे थे, अब आप बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। मैं भी स्वयं को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। राजकुमार अर्जुन तुरंत महल वापस पहुंच गया। उसे स्वस्थ देखकर राजा विक्रम चौंक गया। तुम तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हो। राजकुमार अर्जुन राजा विक्रम को लेकर वैद्य के पास पहुंच गया। अब देखिए वैद्य जी, क्या मुझे कोई बीमारी है? वैद्य ने उसका हाथ पकड़ा और जांच की। अरे, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तुम बिल्कुल स्वस्थ हो।
कुछ देर बाद राजा विक्रम, मंत्री और राजकुमार अर्जुन रामलाल के बागीचे में पहुंच गए। तुम्हारे बगीचे के आम खाकर मेरा पुत्र स्वस्थ हो गया। महाराज, कुछ समय पहले तो आपने ही मेरे बगीचे को नष्ट करने का आदेश दिया था। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया। महाराज, ये सत्य कह रहा है। आपको याद होगा कि मुखिया सत्यदेव जो आम लेकर आया था वे खट्टे थे। आपने क्रोधित होकर आदेश दिया था और मैंने उसी आदेश का पालन किया था। महाराज, अब मैं आपको पूरी सच्चाई बताती हूँ। गौरी ने साधु की गुठली और जमींदार मुखिया के षड्यंत्र की पूरी घटना राजा विक्रम को बता दी। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो गया। राजा विक्रम ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इतना बड़ा षड्यंत्र! मुखिया सत्यदेव और जमींदार को तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। कुछ ही देर में दोनों को वहाँ लाया गया। तुम दोनों के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। अब अपने मुंह से सच्चाई स्वीकार करो, अन्यथा मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सुनकर जमींदार डर गया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं उसका बगीचा खरीदना चाहता था, लेकिन ये बेचने को तैयार नहीं था। इसी कारण मैंने षड्यंत्र रचा और मुखिया सत्यदेव को इसमें शामिल किया। जो आम आपको खिलाए गए थे वे इसके बगीचे के नहीं थे। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। दोनों को आजीवन कारावास दिया जाए। सैनिक तुरंत उन्हें पकड़कर कारागार ले गए। रामलाल, आज से हम केवल तुम्हारे ही बगीचे के आम खाया करेंगे। और हाँ, तुम्हारी पुत्री का विवाह टूट गया था। हम चाहते हैं कि तुम अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र राजकुमार अर्जुन से कर दो। ये सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में गौरी और राजकुमार अर्जुन का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। गौरी राजकुमारी बन गई।